In the previous class, we were discussing about the ionic radius and isoelectronic species. Isoelectronic species क्या है? Those species which have same number of electron. तो ऐसे species जिसमें same number of electron होते हैं, that is termed as isoelectronic species. दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनके जो आयनिक रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं उसको हम देखेंगे। क्या होता है, अगर हमारे पास कैटायन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, अगर हमारे पास कैटायन है और कैटायन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्रेटर है तो उसकी साइज उतनी ही छोटी होगी। और अगर हमारे पास एनायन है और एनायन पे कितना निगेटिव चार्ज है तो उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी। तो वी विल डिस्कस आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। Isoelectronic, iso means same, electronic means number of electron. Those species which have same, iso means same number of electron. Those species which have same number of electron is known as isoelectronic species. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस. O2 minus 8 electron it has plus 2 electron 10. 9 electron it has fluorine plus 1 10. Sodium has 11 electron, lose 1 electron 10 electron. Magnesium 2 plus 12 electron, it removes 2 electron. Magnesium 2 plus. यानी कि जितनी भी स्पीसीज यहाँ हैं उनके पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें एटॉमिक रेडियस किसका, आयनिक रेडियस किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा? तो हमने डिस्कस किया है क्या? द स्पीसीज, द कैटायन having greater charge, the cation having greater charge has a smaller size. The next, the anion having greater charge has bigger size. We will discuss that why it is so. Why it is so? Because all these species having same number of electron, but they have different effective nuclear charge. Isoelectronic species have different size because they have different effective nuclear charge. हम देख रहे हैं यहाँ जितने भी स्पीसीज हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो क्या है? 10 है। तो 10 है, सेम इलेक्ट्रॉन है। आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 10 है तो इसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। अब ये जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं दे हैव डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज होगी। क्यों? क्योंकि इन स्पीसीज में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। कैसे?
हमने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई एटम है तो उसमें दो फोर्स साइमल्टेनियसली ऑपरेट होता है। एक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहला, और दूसरा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। लेकिन हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बंध के रखते हैं, तो हमने ये भी बताया है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन या शेल्डिंग से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट रहता है न्यूक्लियस से। तो यहां क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव आयंस हैं O2 माइनस, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 माइनस, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इन केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो जब इलेक्ट्रॉन के नंबर आउटर मोस्ट शेल में बढ़ेंगे तो उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा और इसीलिए इनकी साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स घट जाएगा और इनकी साइज बढ़ेगी। वेयरएज इन दिस केस, इन केसेस में क्या है, इन केसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल में डिक्रीज कर रहे हैं, वहां से रिमूव कर दिए गए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए हैं तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो डिक्रीज होगा, और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा और साइज घट जाएगी। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ साइज। तो देखिए सबसे ग्रेटर नेगेटिव चार्ज डिक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज O2 पे है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, O2 माइनस। देन कौन सा, फ्लोरीन माइनस। देन कौन सा, Na प्लस। देन कौन सा, Mg2 प्लस। तो हमने डिस्कस कर लिया क्यों ये जो होते हैं साइज में वेरिएशन शो करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस आयनाइजेशन एंथैल्पी। The question is first that what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy, it is a quantitative measure to know the tendency of an atom to lose electron. Or we can define, कैसे define कर सकते हैं इसको, that the tendency of an atom to lose electron can be quantitatively expressed in the form of ionization enthalpy. मतलब जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अधिक, और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम। क्यों ऐसा होता है, जिनके इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होंगे तो उनको निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो मतलब क्या, जिसमें अधिक एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगे उसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है और वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता। हम जानते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, जो मेटल होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। देयरफॉर दे आर, मेटल्स आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी को हाउ वी विल डिफाइन। Ionization enthalpy, it can be defined as the energy required to remove an electron from isolated gaseous atom in the ground state of an atom is termed as ionization enthalpy. तो इसमें देखिए हमने बड़े टर्म को इस्तेमाल किया, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसेस एटम, और हमने एक और टर्म इस्तेमाल किया है ग्राउंड स्टेट। क्यों इसको डिस्कस किया है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, it is a quantitative, मतलब क्वांटिटी क्या है, measure of an atom, quantitative measure of an atom to remove electron. How we can define it, कैसे इसको डिफाइन करेंगे,
we can define ionization enthalpy can be defined as the energy required to remove a loosely bonded electron from an isolated gaseous atom from its ground state configuration. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, यहां हमने छोड़ दिया है न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से, और कब? जब वो ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हमको एनर्जी लगती है दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हमने लिखा है कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं कि किसी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, सपोज दिस वन इज द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन यहां भी होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां भी होंगे। तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में हो, और सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। इसीलिए हमने पहले डिस्कस किया है क्या? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से ही रिमूव किया जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला। सपोज हमारे पास अगर एटम है क्या? सोडियम सोडियम सोडियम। अगर सोडियम ये लैटिस में है, किसी क्रिस्टल लैटिस में है, तो अगर हम एनर्जी देंगे तो पहले सोडियम सोडियम सेपरेट होगा, अलग होंगे, तो सेपरेशन में एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। तो वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं इनको सेपरेट करने में, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी में नहीं आएगी। कब आएगी? जब वो सोडियम होगा, अकेले होगा, आइसोलेटेड होगा, और जब एटम होगा गैसेस स्टेट में होगा। तो जब सोडियम अकेले होगा तब हमने उसके बाद डिस्कस किया है आइसोलेटेड क्यों? क्योंकि लैटिस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैटिस में अगर होगा तो कुछ एनर्जी हमें लैटिस से उसको निकालने में भी खर्च हो जाएगी। नेक्स्ट, न्यूट्रल होना चाहिए। अगर सोडियम सोडियम प्लस है तो उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कहेंगे, लेकिन वो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होगी। तो अगर हम सिंपली आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं तो वो कहते हैं कि पहली आयनाइजेशन, इफ वी आर सिंपली सेइंग दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी की ही हम बात कर रहे हैं। अगर दूसरी और तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो उसका हम नाम रखेंगे, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। It means in order to mention the second and third ionization enthalpy, we will mention it. But if you are mentioning simply ionization enthalpy, it denotes the first ionization enthalpy. तो हमने यहाँ मेंशन किया है क्या? न्यूट्रल गैसेस एटम होना चाहिए। तो अगर सोडियम प्लस है, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए हमको? न्यूट्रल गैसेस एटम, इसीलिए हमने मेंशन किया है। दूसरा, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्यों भाई? सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो के शेल में होता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर ये पहले से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में होगा, यहाँ से वो ट्रांजिट करके यहाँ होगा। अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक्साइटेड स्टेट की हम बात नहीं करेंगे। कहाँ होना चाहिए? वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई क्या हो, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम हो तो उसमें से जो, और ग्राउंड स्टेट में हो तो उसमें से जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलेंगे
ionization enthalpy. We will discuss the unit of ionization enthalpy. तो ionization enthalpy की जो यूनिट होती है, unit of ionization enthalpy, that is kilojoule per mole. It is the unit of ionization enthalpy. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमने जो अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस किया, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेकेंड, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है इफ वी हैव अ एटम, न्यूट्रल एटम A, and when it undergoes loss of electron A plus electron, then this is known as IE1. This is known as first ionization enthalpy. But second ionization enthalpy means the energy required to remove the second electron from an ionic species, it is known as second ionization enthalpy. For example, if we have A plus and if we remove one electron, then it will form A2 plus electron, then it is termed as second ionization enthalpy, IE2. To the next, third ionization enthalpy. तो क्या करेंगे, हमारे पास 2 प्लस है और 2 प्लस से एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, ये A3 प्लस हो जाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन. This is known as IE3. If we are simply saying ionization enthalpy, then if we are simply saying ionization enthalpy, then it means first ionization enthalpy. हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी डिफाइन कर सकते हैं. इट मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन species, it is known as second ionization enthalpy. Third ionization enthalpy, the energy required to remove the third electron from an atom is known as third ionization enthalpy. What we see here, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में भी एनर्जी लग रही है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी निकालने में एनर्जी लग रही है, थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी निकालने में एनर्जी लग रही है. तो ये क्या है, हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन है. इट मींस एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होगी. हम डिस्कस करेंगे इन सर्टेन वी हैव सर्टेन टर्म्स in which the energy may be positive or negative. लेकिन ionization energy is always positive because in this case what we have to do, we have to remove an electron which is bonded with the nucleus, and for that we have to supply energy. Therefore the ionization energy is always positive. It means the ionization enthalpy is always positive because we have to remove an electron which is bonded, which is attached with the nucleus, which is attached with the nucleus by force of attraction. इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है. अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में
एनर्जी की क्वांटिटेटिव वैल्यूज को हम क्या करें, कंपेयर करें। तो इफ वी कंपेयर द क्वांटिटेटिव वैल्यू, देन व्हाट वी हैव, आई विल राइट इट हियर, IE1 it is lesser than IE2 and lesser than IE3। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ग्रेटर होगी सेकंड से, सेकंड हमेशा ग्रेटर होगी फर्स्ट से। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी न्यूट्रल गैसेस एटम से, तो वहां क्या होगा, वहां हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, वहां रिपल्सन ज्यादा होगा, तो वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी, क्योंकि रिपल्सन जो है उसके कारण हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा, अब हमारा यहाँ जो गैसियस एटम है, तो हमने तो कंपेयर किया है कि जो कैटायंस होते हैं न्यूट्रल एटम की तुलना में, कैटायंस में आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक लगती है। क्यों भाई? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने पहले से रिमूव कर दिया है, तो उसका जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा वो कम होगा। इसका मतलब जो इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, वो स्ट्रॉन्गर होगा पहले वाले की तुलना में। तो इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन बधा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ग्रेटर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो द नेक्स्ट, अगर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करें, तो हमने तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से निकाल दिया है। इसका मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का एक्सटेंट बहुत कम हो गया है, और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत कम हो गया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और मुश्किल होता जाएगा। इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ग्रेटर होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन।